नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। तो पत्रकारों से रूबरू होते हुए कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हुए नजर आई। वहीं परिवार पहचान पत्र, गरीब परिवारों के राशन कार्ड बनवाने के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा के समग्र विकास को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है और इसका असर धरातल पर नजर भी आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहे धरातल पर अधिकारी हों या खुद कैबिनेट के मंत्री हों, मुख्यमंत्री लगातार इनसे चर्चा करते रहते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं। साथ ही केंद्र के मंत्रियों से भी विकास की रफ्तार देने के लिए विचार विमर्श का दौर देखने को मिलता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए। सीएम ने कहा कि हमने हमेशा अंत्योदय पर फोकस किया है। परिवार पहचान पत्र से सारी जानकारी आ गई है। जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके अपने आप बीपीएल के राशन कार्ड बने हैं। कुछ लोगों की कुछ शिकायतें आई हैं, हम उनको जल्द दूर करेंगे। जब पहली बार परिवार पहचान पत्र बना तो कुछ गलतियां लोगों ने भी की, कुछ हमारे लोगों से भी हुई। गलतियों को ठीक कर रहे हैं। अपने पूरे योजनाओं में जो फोकस किया है वो अंत्योदय पर फोकस किया है। और अंत्योदय में जो गरीब परिवार होते हैं, जिनको बहुत कठिनाई होती है अपने परिवार को एक ठीक ढंग से चलाने में, तो ऐसा हमने जब से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनको चिन्हित किया है, अब हमें एकदम निश्चित पता लग गया है कि किस लेवल के, किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने उसमें नौकरी करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने खेती करते हैं, कितने दुकानदार हैं, और स्टूडेंट भी हैं तो वो स्टूडेंट भी किस किस स्थान पर, किस कॉलेज में कितने पढ़ते हैं, स्कूल में कितने पढ़ते हैं, कितने ड्रॉप आउट्स हैं। तो व्यक्ति ही है जो सर्वे करता है, बाकी सब चीज़ें करते हैं। और जब ये पहली बार परिवार पहचान पत्र बना, उस समय लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन में भी किसने क्या लिख दिया और क्या उस पर साइन कर दिए, ये गलतियां लोगों की भी हैं, हमारे कर्मचारियों की भी हैं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कोई कंप्यूटर की भी गलती हो सकती है। मैंने स्वयं एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे जो परिवार हैं जिसकी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम है, ज़रा एक बार निकाल के मैं देखता हूँ, कभी कभी खुद निकाल लेता हूँ, तो उसमें से बहुत से ऐसे परिवार निकले जिनके वहाँ 50 करोड़ से ऊपर निकले। लेकिन जब उसको पढ़ा तो पढ़ते समय अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ उसमें, तो मोबाइल नंबर स्वाभाविक है वो 900 करोड़ से ऊपर बैठता है। 10 अंक है, 7 अंक यानी शून्य हो जाते हैं करोड़ के, 9 का नंबर आते ही 900 करोड़ से भी ऊपर हो गया। तो ये गलतियां हुई हैं। रैंडम भी फोन किए थे। हाँ, मैंने कई लोगों को पूछा भी है। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि गलतियां नहीं हैं, गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को ठीक करने के लिए अब गंभीरता भी आई है। पहले लोगों में इसके प्रति कोई गंभीरता भी नहीं थी, पता नहीं क्या है, क्यों कर रहे हैं, लोग इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते थे। और विपक्ष के लोग भी जितना इसका विरोध करते हैं, मुझे इसका आनंद इसलिए आ रहा है कि मुझे लगता है इसका बड़ा फायदा हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जितना हम आगे बढ़ रहे हैं और वो उसकी जितना आलोचना करते हैं, एक पहले पार्टी के नेता थे, वो कहते थे कि हम आएंगे तो मेरिट वेरिट उठा के फाड़ के फेंक देंगे। अब वही कहते हैं नहीं, हम आएंगे तो मेरिट पर नौकरी देंगे। अब ये कहते हैं हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को खत्म कर देंगे। अंतोगत्वा कुछ देर बाद ये कहेंगे कि नहीं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस आदमी तक सरकार की योजनाओं की उनका लाभ नहीं भी पहुंचता था, उनको भी घर बैठे लाभ मिल रहा है। जब आप लोग भी, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उन लोगों के साथ एक इंटरव्यू कराएंगे जिनका इसका लाभ हुआ है, तो आप लोगों को जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायतों की शक्तियों को बढ़ाया है। पहले पंचायत की शक्तियां सीमित थी। स्थानीय निकायों का जो अपना पैसा या बजट होता था, उसमें से कुछ वे उपयोग करते थे और कुछ राज्य उपयोग करता था। निदेशक और सचिव स्तर पर कई फाइलें जाती थी और बड़े बड़े कार्यों की सैंक्शन में अधिक समय लग जाता था। अब उनका जितना बजट निश्चित है वो वर्ष के प्रारंभ में ही तय कर दिया जाएगा कि
प्रति किस्त तिमाही में कितना कितना पैसा भेजना है उतना फंड भेजते रहेंगे। सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रस्ताव पारित करने के बाद कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने आप देंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में पंचायती राज की भावना के अनुरूप ही सरकार ने पंचायतों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें मजबूत बनाने के लिए पहली बार ये सारी छूट दी है। जहाँ तक सरपंचों का और ये सारा विषय है, ई टेंडरिंग का विषय है, उसमें मैं बहुत बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमने इस बार जितनी भी शक्तियाँ सरपंचों की होती हैं उनको, पहले तो बहुत सीमित शक्तियाँ होती थी, उनको पूरा बढ़ा दिया है। और अब इस बार से जो स्थानीय निकायों के जितने भी बजट्स होते हैं, जितने उनके फंड्स होते हैं, पहले उसमें कुछ वो उपयोग करते थे, कुछ प्रदेश उपयोग करता था। प्रदेश में डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, वहाँ तक फाइलें चलती थी और महीनों महीने बड़े कामों के लिए तो सैंक्शन में लग जाते थे। अब जितना पैसा बजट का उनका है, निश्चित है, उसके परसेंटेज है, मात्रा है, वो पैसा साल के शुरू में ही तय कर दिया जाएगा कि किस किस क्वार्टर में कितना कितना पैसा भेजना है, उतना हम भेजते रहेंगे। और सरपंच या पंचायत समिति या जिला परिषद उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वहाँ प्रस्ताव पारित करने के बाद अपने आप देंगे। और जो इंजीनियर विंग है वो उसकी एक निश्चित कैटेगरी के हिसाब से उनकी सीमा तय कर दी गई है कि जैसे जेईज हैं वो 2 लाख रुपए तक को उसका करेंगे टेक्निकल अप्रूवल, उसका जो एस्टीमेट, और उसके बाद एसडीओज हैं वो 25 लाख तक करेंगे, एक्सीएन हैं वो 1 करोड़ तक करेंगे। तो इस प्रकार के सारे ये अप्रूवल उन्हीं को करेंगे, प्रदेश कुछ नहीं करेगा। इसलिए एक प्रकार से वास्तव में जो पंचायती राज की भावना है उसके अनुसार पहली बार हमने ये सारी छूट दी है। अभी कल ही 1100 करोड़ रुपए का जो हमने सैंक्शन किया था वो पैसे सब उनके बैंक अकाउंट्स में चले गए हैं और जैसे जैसे वो प्रस्ताव पारित करेंगे वैसे वैसे अपना काम आज से वो चालू कर सकेंगे। 31 मार्च तक का हमने किया है, अप्रैल में इसको फिर एक बार दोहराएंगे। संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्यों की कार्यकारिणी के लिए कहा गया है कि 6 फरवरी तक सभी राज्य अपनी कार्यकारिणी बना लें। 29 जनवरी को गोहाना में हो रही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बाद अन्य केंद्रीय मंत्रियों की भी हरियाणा में रैलियां होंगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव के तहत रैलियां हो रही हैं। प्रदेश में सभी सीटों पर जीत हासिल करना हमारा लक्ष्य है। देखिए, देश भर के अंदर जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन सबको और 3-3, 4-4 सभाएं करने के लिए हर प्रदेश में कहा है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में ज़्यादा होंगी, तो हमारे यहाँ भी अभी पहले जो इनकी एक सभा हो रही है, इसके बाद 2 केंद्रीय मंत्री और भी आने वाले हैं। तो स्वाभाविक है जब इस एक वर्ष में जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो हमारे यहाँ, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो अभी नहीं है, लेकिन लोकसभा के चुनाव की चर्चा अब आज से एक प्रकार से शुरू हुई है। तो आगे जहाँ जहाँ जब जब जाएंगे तो लोकसभा की तैयारी के लिए तो बात करेंगे। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद राज्यों की कार्यकारिणी की बैठक, राज्य की कार्यकारिणी के बारे में भी ये कहा गया कि 6 फरवरी तक सभी राज्य अपनी अपनी कार्यकारिणी कर लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना काल में भारत सरकार की तरफ से किए गए कार्यों की भी जमकर सराहना की। बल्कि डबल राशन पहुंचा, जो पहले से पीडीएस की दुकानों से मिलता वो तो था ही, 5 किलो पर व्यक्ति राशन अतिरिक्त भी दिया गया। और पूरी दुनिया में, बल्कि आज भी इसका उल्लेख G20 की बैठकों के अंदर ये जो रखा हुआ है, वहाँ के लोगों ने कहा कि भारतवर्ष कोविड में से कैसे एक स्मूथली इतना बाहर निकल करके आया है। जो कोविड के समय में जब शुरुआत हुई थी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने बताया कि उस समय लोग ये चर्चा करते थे कि कोविड का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होगा वो भारतवर्ष पर होगा, क्योंकि एक तो भारत की ताकत को वो जानते नहीं थे, दूसरा आबादी ज़्यादा होने के कारण से उनका ये कहना था कि ये भयंकर बीमारी से भारत नहीं बच सकेगा, ऐसी भी चर्चा वो करते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जितने एक निश्चय से, संकल्प के साथ नई वैक्सीन ये बनाई, और नई वैक्सीन के माध्यम से दुनिया की, यानी हर 6ठा आदमी भारत में रहता है और कई देशों की आबादी मिला लें तो उन सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ कोविड के वैक्सीनेशन ये हो गया है। और उस वैक्सीनेशन के कारण से हमारे यहाँ लॉस नहीं हुआ। अभी आज भी, अब इसको तीसरी वेव कहें या चौथी कहें, आज हमारे यहाँ पर डे 5 या 6 लोगों की देश में एक प्रकार से वो आ रही है एवरेज। और बहुत देश आज भी ऐसे हैं जहाँ 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार लोग रोजाना कोविड से प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा देश सुरक्षित है, अब यहाँ किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया के देशों में अभी भी ये एक तहलका मचा हुआ है। तो भारत ने पिछले 8 सालों में अपना स्थान दुनिया में जो बढ़ाया है वो वास्तव में ही एक उदाहरण है दुनिया के सामने। और अब अगली जो अमृतकाल की जो 25 साल की ये वेला है, 25 साल का
जो कार्यकाल है अमृत वेला, अमृत काल, इस अमृत काल में भारत दुनिया का एक सिरमौर देश बनेगा, ऐसी आज की कार्य समिति के अंदर ये विषय है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी किताब का विमोचन किया। एग्जाम वॉरियर्स के नाम से लिखी ये किताब विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश और हिंदी में लिखी गई है। इसमें छात्रों को एग्जाम के समय तनाव मुक्त रहने समेत कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, इसकी पूरी जानकारी पीएम मोदी ने लिखी है। वहीं चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े 2 अहम फैसले लिए गए, जिसमें सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने का फैसला लिया गया। इसी के साथ ही हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में सरकारी खरीद के लिए समय समय पर हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होती रहती है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े 2 अहम फैसले लिए गए, जिसमें सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देगी। ये ट्रेनिंग कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को दी जाएगी। ये योजना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से शुरू की जाएगी। इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग के एसीएस महावीर सिंह ने जानकारी दी और बताया कि हरियाणा के स्कूलों में रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 266 स्कूलों का चयन किया गया है। इस ट्रेनिंग पर 1,75,00,000 रुपए खर्च किया जाएगा। इसके लिए सरकारी स्कूलों में लैब्स बनाई जाएगी, जिसमें छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों की छात्राओं को आत्मरक्षा में पारंगत बनाने के नजरिए से निर्णय लिया गया है, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पर 4 करोड़ से ज्यादा का खर्च होने की संभावना है। ये योजना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए राज्य की 4,000 स्कूलों को चयनित किया है, जिसमें 1.25 लाख के करीब छात्राएं हैं, जिन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 2 एजेंडे हमारे आज मीटिंग में रखे गए थे। 266 स्कूलों में हम बच्चों को एआई की तकनीक्स के माध्यम से रोबोटिक्स की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम यहाँ पे लेके आए हैं। 1,75 करोड़ का टोटल हमारा ये स्कीम है, जिसमें 266 स्कूलों में हम रोबोटिक्स की ट्रेनिंग हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों को देंगे। एक तो ये एजेंडा अप्रूव हुआ है और दूसरा हमारे सरकारी स्कूलों में जो छात्राएं हैं उनको सेल्फ डिफेंस की शास्त्रांग जो है ना ट्रेनिंग के लिए हमने 4,000 स्कूलों में करीब 12,000 प्रति स्कूल के हिसाब से हमारा एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम फाइनल हुआ है, जिसमें करीब 4.7 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। तो ये दोनों प्रोग्राम हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसमें बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी और जो टेक्निक से संबंधित बच्चे हैं उनको और ज़्यादा रुचि पैदा हो तो रोबोटिक्स की ट्रेनिंग हम सारे सरकारी स्कूलों में लेके आए। सर, ये रोबोटिक जो हार्डवेयर के जरिए टेंडर मांगे जाएंगे या सरकार डिपार्टमेंट में करेगा? ये डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम था और जो हमारी सरकारी स्कूलों में है बच्चों की ट्रेनिंग लैब्स बनाई जाएंगी और वहीं पे स्कूलों में ये ट्रेनिंग उनको दिलाई जाएगी, जहाँ पे वो उस तरह से रोबोटिक्स की ट्रेनिंग भी लेंगे और उनके सारे गतिविधियों से अवगत भी होंगे और आगे बढ़ के कैसे काम किया जा सकता है उसमें उन्हें रुचि पैदा होगी। डिफेंस में क्या कर सकते हैं? सेल्फ डिफेंस में करीब 12 ऐसी विधाएं हैं, जैसे कुंग फू है, शास्त्रांग है और मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी विधाएं हैं, जिसमें अलग अलग स्कूलों में 75 घंटे का ये प्रोग्राम होगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कीम के नाम से ये सरकार की योजना है। इसमें बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्होंने इसमें पारंगत किया जाए ताकि कभी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो सेल्फ डिफेंस में वो एक अच्छा काम कर सकें। मतलब क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन सी क्लास के बच्चे उसको? 6 से लेके और 12 क्लास के बीच के दौरान में केवल लड़कियों के लिए ये प्रोग्राम है। रोबोटिक्स में तो हमारे जो है ना 9 से वो भी 6 से 12 क्लासेस के लिए है, उसमें ताकि बच्चों का साइंस के प्रति और रुझान पैदा हो, ऐसी स्कीम लेके आए।
सरकारी स्कूलों में ही और करीब 4000 ऐसे स्कूल हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे ये ट्रेनिंग हम करवाएंगे। इनको सर ट्रेनिंग देने के लिए जिस तरीके से रोबोटिक का आपने जिक्र किया, डिफेंस का आपने जिक्र किया, कहीं ना कोई स्पेशल जो है वो गेस्ट टीचर्स जो हम बुलाए जाएंगे, क्या कुछ है? ये जैसा कि जो हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं उसी का ये टेंडर था। जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं उनके आज हमने उनको फाइनल किया है जो बच्चों की ट्रेनिंग करवाएंगे। जैसे सेल्फ डिफेंस के हैं तो वो एक एजेंसी को हमने आइडेंटिफाई किया है और जो रोबोटिक्स है उसकी दूसरी एजेंसी है। तो ये सारे स्कूलों में अलग अलग समय पे जो भी हमारी कार्यक्रम है गतिविधियों के हिसाब से और मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखें वो मुकम्मल करवाएंगे। कब तक फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी? ये फंक्शनिंग तो अभी क्योंकि करीब हफ्ता 10 दिन लगेंगे ये सारी प्रक्रिया को मुकम्मल करने के लिए, उसके बाद तुरंत इसको धरातल पर उतार देंगे। स्टूडेंट्स जो सेल्फ डिफेंस में आएंगे छात्राएं करीब 1.25 लाख छात्राएं होंगी। 4000 से ज़्यादा स्कूल हैं जहाँ पे ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेके आएंगे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल भी पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने विस्तार से बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। डिपार्टमेंटल हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग थी अलग अलग विभागों की, जिसमें 2 एजेंडा हमारे शिक्षा विभाग के थे। कंवरपाल जी के साथ उनको फैसला किया। एक एजेंडा हमारे लोकल बॉडी का था, कमल गुप्ता जी के साथ उसको फैसला किया और एक एजेंडा हमारा कृषि विभाग का था। और इन पार्टियों से नेगोशिएट करके बहुत अच्छे रेट हमने लेने की कोशिश की है, काफ़ी रेट घटवाए हैं। और इससे जो स्कूल का था एक रोबोटिक्स का था, एक बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखाने का था। कृषि विभाग का हमारा जो आईटी सर्विसेज से एजेंसी हायर करके जो हम किसानों को प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे, उसके बारे में था। और इस तरह से हमने ये काम आज फाइनल किए हैं और अच्छे रेट लेकर के तीनों विभागों के एजेंडा को स्वीकृति दे दी, परचेज हमने कर दी। ये कितने करोड़ की खरीद हुई है? ये लगभग होगा कोई 12-15 करोड़ रुपए के बीच की। कृषि विभाग का तो सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख रुपए का था। किस तरह की जागरूकता होगी? ये जो कृषि विभाग की हमारी योजनाएं हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, पोर्टल्स है, उनको मेंटेन करना, इनकी मार्केटिंग करना, किसानों को जागरूक करना। स्कूल के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने का निर्णय और साथ ही हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का फैसला जो लिया है वो वाकई में कई मायनों में अहम है। इससे जहां छात्राओं में सेल्फ डिफेंस के गुण आएंगे तो वहीं वो अपनी रक्षा करने में सक्षम भी बन पाएंगे। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अंबाला शहर के बलदेव नगर में स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग ने राज्य का पहला साइंस म्यूजियम स्थापित किया है, जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1 लाख बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। इसी के साथ ही विद्यार्थी खेल खेल में विज्ञान के सिद्धांत और उसके गूढ़ रहस्यों के बारे में भी जान सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। किसी भी देश और प्रदेश की तरक्की के लिए उचित शिक्षा प्रणाली जरूरी होती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार के प्रयासों से शिक्षा का स्तर एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया गया है। गांव से लेकर शहर तक सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने का काम हरियाणा की मनोहर सरकार ने किया। अंबाला के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए पहला साइंस म्यूजियम भी स्थापित किया गया है, जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1 लाख बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकेंगे। इसके साथ ही विद्यार्थी विज्ञान के सिद्धांत और इसके गहरे रहस्यों के बारे में भी जान सकेंगे। आपको बता दें, ये हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल की पहली म्यूजियम लैब है।
दरअसल अम्बाला जिला शिक्षा विभाग ने राज्यपाल से मिले 10 लाख रुपए से सरकारी स्कूल में हरियाणा का पहला साइंस म्यूजियम स्थापित कर दिया है। अम्बाला शहर के बलदेव नगर के सरकारी स्कूल में बनाए गए साइंस म्यूजियम में 35 मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं, जिन पर काम कर छात्र प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकेंगे। ये साइंस म्यूजियम हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल का पहला साइंस म्यूजियम है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर काल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे 1 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा, जिसके लिए टीचरों की भी व्यवस्था कर दी गई है। इससे छात्र साइंस के प्रति आकर्षित होंगे। आज का युग तकनीक का युग है, तो बच्चों को सरल और सही तरीके से पढ़ाना भी अनिवार्य है। इसी सोच के साथ इस साइंस म्यूजियम को स्थापित किया गया है। 26 जनवरी 2020 में हमारे पास राज्यपाल महोदय यहाँ पर आए थे रिपब्लिक डे के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पे। उस समय उन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए थे, और जब तक 10 लाख रुपए हमारे पास यहाँ पर आते तब तक जो है कोरोना के कारण से लॉकडाउन लग चुका था, और लगभग 1-1.5 साल हम उसमें जूझते रहे। और बाद में जो है हमारे जो डीसी महोदय थे यहाँ पर, उन्होंने हमसे बातचीत की और शिक्षा विभाग के साथ एक मीटिंग की, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो ये 10 लाख रुपया है कि ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जाए जो सारे जिले के बच्चों के काम आए। और अंतिम निर्णय ये हुआ कि किसी स्कूल के अंदर हम एक साइंस म्यूजियम बनाते हैं, और वो साइंस म्यूजियम सालों तक बच्चों के काम आएगा। तो उसी आधार पर उस 10 लाख रुपए की कीमत से यहाँ पर ये साइंस म्यूजियम बनाया गया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलदेव नगर में। यहाँ पर साइंस म्यूजियम के अंदर लगभग 35 एग्जिबिट्स, 35 मशीनें लगाई गई हैं, और वो 35 मशीनें जो हैं बच्चों को हेल्प करेंगी साइंस के विभिन्न सिद्धांतों को समझने में, और जो जटिल सिद्धांत हैं उनको भी बड़ी आसानी से हमारे बच्चे समझ पाएंगे। और साइंस विषय के बारे में ना केवल उन बच्चों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चे भी, उनके अंदर न केवल जागरूकता होगी बल्कि रुचि भी पैदा होगी। तो इस उद्देश्य से ये साइंस म्यूजियम जो है स्थापित यहाँ पर किया गया है। और इसी जो है लगभग हम ये मानते हैं कि 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो हमारे यहाँ पर बच्चे हैं सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के, लगभग 1 लाख बच्चे हैं। तो 1 लाख बच्चे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी उद्देश्य से जो है इस साइंस म्यूजियम का यहाँ पर जो है स्थापना की गई है। हाँ, टीचर यहाँ पर हैं। और देखिए, जब ये मशीनें यहाँ पर लग रही थी तो 2 हमारे जो पीजीटीज थे, एक समर्थ चौधरी हैं और एक वंदना नरूला हैं, तो वो बिल्कुल जब ये लैब स्थापित हो रही थी तो वो बिल्कुल इन टच थे उनके, और एक एक मशीन के बारे में, उनकी वर्किंग कैसे होती है, सारी चीज़ों को उन्होंने बड़ी बारीकी से और बड़ी नज़दीकी से देखा है। तो उन्होंने बच्चों को कुछ, आज जब उद्घाटन हुआ है तो आज बच्चों को कुछ बताया भी है। और अब वो हमारी ये भी एक कोशिश रहेगी कि जो और भी पीजीटीज हैं साइंस के हमारे पास इस स्कूल के अंदर, उनको भी हम ये सारी ट्रेनिंग उनसे दिलवाएंगे, ताकि जो हमारे पीजीटीज हैं पहले वो कॉम्पिटेंट हो जाएं इन मशीनों को समझने में, और उसके बाद इन मशीनों से जो हमारे जितने भी साइंस के सिद्धांत हैं उनको फिर बच्चों को समझाने में, ताकि वो भी कामयाब हो। ये हमारी नॉलेज में ये बिल्कुल हरियाणा का पहला साइंस म्यूजियम है जो किसी सरकारी स्कूल के अंदर है, और बल्कि किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। तो ये साइंस म्यूजियम बिल्कुल, हम इस बारे में जो हमारा जिला प्रशासन है और जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनका हम बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है अम्बाला को एक नायाब तोहफा दिया है, और साइंस म्यूजियम के रूप में आज हमारे बच्चों के पास एक ऐसी अनूठा जो है उपहार है। हरियाणा की मनोहर सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य की पटकथा पहले ही लिख चुकी है, और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है, और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे मुलाकात। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।